आप यकीन क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि नाना साहब और नाना साहब के भाई के हम शकल 2 व्यक्ति थे। उनके साथ उन लोगों ने जंग बहादुर राणा के महल के सामने जाकर के एक दूसरे को तलवार घोंपते हुए मार डाला, केवल ये दिखाने के लिए कि नाना साहब पेशवा मर गए हैं और उनके भैया राव साहब भी मर गए हैं। दोनों राणा साहब के महल के सामने एक दूसरे को तलवार से काटते हुए मर गए। नाना साहब के लिए ये उन लोगों की दीवानगी थी जिन्होंने अपने प्राण दिए इसलिए कि नाना साहब बच जाएं, ये महसूस किया जाए, ये जाना जाए कि नाना साहब मर गए हैं, तो उनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है उन्हें पकड़वाने का, ये ख़त्म हो जाए। खैर, अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं मरे अभी भी। अंततः वो एक नदी के किनारे भूखे प्यासे, कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, बीमार हो गए थे, भोजन न मिलने के कारण अस्वस्थ भी हो गए थे, और जैसी उनकी विपन्नावस्था रही हो ऐसे में नाना का देहांत हुआ। और केवल नाना साहब नहीं, हजरत महल भी नेपाल के जंगलों में घूम रही थी। हजरत महल के लिए भी अंग्रेज़ों ने एक फरमान जारी किया कि अगर आप आ जाएं और आप आत्मसमर्पण कर दें तो हम आपको कुछ गुजारे के लिए पेंशन देंगे, आपको एक महल दे देंगे। लेकिन उनकी स्वाभिमानी बेगम हजरत महल ने कहा कि नहीं नहीं, आपने मेरा लखनऊ मुझसे छीन लिया है, अब मैं आपके सम्मुख दीनता से नहीं पेश आ सकती, मैं दीन बन करके आपके सम्मुख नहीं आ सकती। मुझे भूखों मरना कबूल है, लेकिन मैं आपके सामने दीन बन करके आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। राजा बेणी माधव, वो भी नेपाल के जंगलों में घूम रहे थे। राजा बेणी माधव के लिए भी ये आदेश गया था अंग्रेज़ों का कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपके लड़के को कहीं हम कुछ व्यवस्था कर देंगे, आपको हम पेंशन दे देंगे, आइए। तो राजा बेणी माधव ने भी कहा कि नहीं, हम मुक्त रहना चाहते हैं, हम आपकी गुलामी नहीं करना चाहते। और वो भी नेपाल के जंगलों में तड़पते हुए भूखे प्यासे, वो भी कहीं ख़त्म हुए। बरेली का नवाब खान बहादुर खान, वो भी बेगम हजरत महल के साथ थे, उनका भी वही असर हुआ, वो भी नेपाल में भूखे प्यासे मरे। बंधुओं, ये तो नाना साहब की बात हुई, लेकिन कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया तो नाना साहब के जो ब्रिगेडियर थे ज्वाला प्रसाद को पकड़वाया गया, और पकड़वाने के बाद बीबी घर में जो कांड हुआ था जिसमें कुछ बच्चे कुछ महिलाएं मारी गई थी, उन महिलाओं का उन बच्चों का सूखा हुआ खून अंग्रेज़ों ने पंडित ज्वाला प्रसाद की जीभ से चटवाया, मजबूर किया उनको कि ज्वाला प्रसाद उस सूखे हुए रक्त को अपनी जीभ से चाटें। और जीभ से चटवाने के बाद फिर ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद को फांसी लगाई गई। अजीजन भाई कानपुर का वो गौरव, जिसने कलेक्टर हिलर्सडेन के कहने पर महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर अपना कार्यक्रम देने से मना कर दिया। वो नृत्यांगना थी, अत्यंत सुंदर भी थी, रूपसी थी, नृत्यांगना थी। हिलर्सडेन ने कहा कि विक्टोरिया के जन्मदिन पर आप हमें नाचिए, यहाँ पर हमें प्रोग्राम दीजिए, हम आपके देह के बराबर, आपके वजन के बराबर हम सोना देंगे आपको, आप हमारे एक प्रोग्राम दीजिए। इतनी डिमांड थी, लेकिन उस अजीजन बाई ने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेज़ों के खुश करने के लिए अपना कोई प्रोग्राम नहीं दे सकती। और दूसरी तरफ सूबेदार शमसुद्दीन ने जब उससे कहा कि हमारी छावनी को ज़रूरत है, हमारी छावनी वालों को, सिपाहियों को जोश में भरने की ज़रूरत है, आप आइए एक प्रोग्राम दीजिए। तो अजीजन भाई ने उस छावनी में जाके नाचा, हिलर्सडेन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और जब युद्ध हो रहा था 26 जून से पहले, उस युद्ध के दौरान अजीजन भाई हर मोर्चे पे जाकर के घोड़े पे चढ़ के जाती थी और सिपाहियों को प्रेरित करती थी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और उसकी
शकल सूरत देख के, उसकी प्रेरणा वाले शब्द सुन करके सिपाही जो थे हर मोर्चे पे कामयाब हो रहे थे। तो जब अंग्रेज़ों ने कानपुर दोबारा कैप्चर किया, अजीजन भाई को पकड़ लिया। अजीजन भाई को पहले उसकी जीभ कैंची से काटी गई, छोटी छोटी करके कैंची से जीभ काटी गई, और बार बार उसे मजबूर किया गया कि वो सरेंडर करे, प्राण की भीख मांगे। अजीजन भाई ने कहा कि हम प्राण की भीख नहीं मांग सकते। तो नतीजा ये हुआ कि पहले उसकी जीभ काटी गई छोटे छोटे टुकड़ों से, और फिर जीभ काटने के बाद अजीजन भाई को सूली लगा दी गई है। अजीमुल्ला साहब जो नाना साहब के सलाहकार थे, जो 2 बार नाना साहब के केस की पैरवी करने के लिए इंग्लैंड गए थे, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो। उनका जब अंग्रेज़ों से संधि लिखाने की बात आई, 26 जून के पहले की बात, तो उन्होंने एक शर्त रखी। और आप देखिए, मैं तो जब बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अजीमुल्ला साहब ने ये शर्त रखी कि संधि पत्र अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा, संधि पत्र हिंदी में लिखा जाएगा। वो राजकीय स्तर पर हिंदी का पहला प्रयोग रहा अंग्रेज़ों के साथ। हिंदी में संधि पत्र लिखा गया, और व्हीलर साहब ने, जो अंग्रेज़ों के नुमाइंदे थे, सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने उस पर दस्तखत किए। नाना साहब ने दस्तखत किए उस पर। वो पहला पत्र था, वो संधि पत्र, जो हिंदी में था। 1857 के उस कानपुर रिकैप्चर होने के बाद अजीमुल्ला साहब का पता नहीं चला, कहाँ चले गए वो। सूबेदार टीका सिंह, सूबेदार शमसुद्दीन इत्यादि कितने नाम हैं जो कानपुर के बलिवेदी पर, कानपुर की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़े, जिन्होंने अपना रक्त दिया, स्वाभिमान दिया। ऐसे बंधुओं, ऐसे नाना साहब को स्मरण करके हम लोग, मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों में उत्सुकता जगाना चाहता हूँ कि हम अपने वास्तविक नायकों को पहचानें, जिनके कारण हम 1947 में आज़ाद हुए थे। 1857 का वो साल था जब सिराजुद्दौला हारा था 1757 में, उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी 1857 में हमारे हिंदुस्तान के वीर बांकुरों ने। और असफल होने के बावजूद जो एक मशाल जली थी, उस मशाल की लौ हमें 1947 में आकर के आज़ादी दिला गई। हम आज़ाद हुए, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता ने ये मिसाल कायम की, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ ने हिंदू मुस्लिम एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारा देश बट गया। कभी हम इतने गंभीर नहीं हो पाए, छोटे छोटे स्वार्थों में बहक गए। हमने अपने हिंदुस्तान को विभाजित होने के लिए अपने को खुला छोड़ दिया। ये कैसी विडंबना है। 1857 जिसमें हम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने, चाहे वो हिंदू था चाहे मुसलमान था, आगे बढ़ कर के कदम उठाए। एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन पहले बलिदान होता है, कौन अपना शीश पहले चढ़ाता है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि अब अगर मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं किया तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन महात्मा गांधी की अगुवाई में और हमारे क्रांतिकारियों की अगुवाई में जो जज्बा जगा हिंदुस्तान में, 1857 के वीरों ने जो जज्बा हम लोगों को विरासत में दिया, उस जज्बे के कारण हम 1947 में स्वतंत्र हुए। बंधुओं, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हम अपने राष्ट्र को राष्ट्र समझें, हमारी संवेदनाएं, हमारी निष्ठाएं हमारे राष्ट्र के साथ रहनी चाहिए। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण राष्ट्र को पददलित होने से हमें बचाना है। ये 1857 का सबक है। बंधुओं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम इतिहास से जुड़ें, इतिहास के नायकों से जुड़ें, उससे सबक लें, इतिहास को हम समझें, इतिहास को सराहें, और जैसा वीर सावरकर ने कहा है, कोई ज़रूरत पड़े तो इतिहास के मध्य में समा करके इतिहास को आगे बढ़ाएं, इतिहास को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने नायकों से पहचानिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होइए। जय भारत, जय हिंदी, जय नागरिक।